नमस्कार, मैं अरुण ठारवाल, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जगतपुरा शाहपुरा जयपुर। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के बारे में। इसके बारे में एक पूर्व में वीडियो मैंने बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। पूर्व में अपन ने पढ़ लिया भाई भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में इन मूल अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक और अमेरिका से प्रभावित है। मूल रूप में जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार मिले थे वो 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अब इन 6 मूल अधिकारों को अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, अब मूल अधिकार भी नागरिक और व्यक्ति, ये 2 शब्द हैं जो अपन भाग 3 में पढ़ेंगे, नागरिक और व्यक्ति। नागरिक से क्या आशय है? नागरिक से आशय है कि उसी राज्य या भारत का निवासी जिसने भारत की नागरिकता ले रखी हो वो भारत का क्या कहलाएगा, नागरिक। व्यक्ति का मतलब भारत में यदि कोई विदेशी व्यक्ति भी आ सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्ति के अंतर्गत। तो जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो उनमें उल्लेख आता है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत जो मूल अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी लोगों को ये मूल अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को तो मूल अधिकार तो पूरे के पूरे प्राप्त है ही, लेकिन ये मूल अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। जैसा कि पूर्व में बताया, मूल अधिकार शुरू होते हैं 12 से, अनुच्छेद 12 से। तो अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 में दी गई है राज्य की परिभाषा, अर्थात जो भाग 3 के अंतर्गत जहाँ जहाँ पर राज्य शब्द का उल्लेख होगा उस राज्य शब्द से क्या अभिप्राय है या उस राज्य के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित किया गया है, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत भाग 3 के अंतर्गत राज्य किस किस को माना जाएगा? भारत की व्यवस्थापिका यानी कि संसद और भारत की केंद्र सरकार या भारत सरकार। दूसरा है राज्यों के विधान मंडल व राज्य सरकार। तीसरा है भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या भारत सरकार के अधीन जो भी स्थानीय सरकारें हैं, नगर निगम हैं या अन्य संस्थाएं जिनका नियंत्रण भारत सरकार के अंतर्गत है, अधीन है, जैसे LIC है, ONGC है, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये राज्य की परिभाषा दी गई है, जो अपने भाग 3 में जो राज्य का उल्लेख होगा उसके तहत, ठीक है, या उसके लिए। आगे अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। यानी असंगत का क्या मतलब है? ऐसे कानून जो मूल अधिकारों का विरोध करते हो, कम करते हो या उनका हनन करते हो, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 13(1) कहता है
ये अनुच्छेद 13 है, अपना संविधान लागू हुआ था उससे पूर्व की विधियों के संबंध में। तो पूर्व की विधियों के संबंध में ये कहा जाता है कि वो विधियां संविधान के प्रारंभ होने से पहले वो विधियां उस मात्रा तक लागू नहीं होंगी जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन करती हो। यानी कि संविधान से पूर्व का यदि कोई कानून है वो उस मात्रा तक तो लागू होगा, यानी कि या उतना तो लागू होगा जो संविधान का हनन नहीं या मूल अधिकारों का हनन नहीं करता हो। लेकिन जहाँ पर वो मूल अधिकारों का आपके मूल अधिकारों का हनन करता है उसमें वो वहाँ पे लागू नहीं होगा। संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद जो कानून बनाने की शक्ति आ गई, किसके अंतर्गत आ गई? व्यवस्थापिका के अंतर्गत। तो दूसरा जो उल्लेख है 13(2) का, वो कहता है राज्य द्वारा बनाई गई विधियों के संबंध में, राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों के संबंध में। मैं एक बार फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर जो राज्य शब्द आ रहा है, राज्य शब्द में केवल भारत या राजस्थान या अपने राज्य ही नहीं आ रहे, इनमें वो सभी शामिल है जो जिसकी परिभाषा अपन ने अनुच्छेद 12 में पढ़ी। वो सभी अनुच्छेद राज्य के अंतर्गत सम्मिलित है जिनकी परिभाषा अपन ने अनुच्छेद 12 के तहत पढ़ी। तो राज्य द्वारा बनाई गई विधियों के संबंध में अनुच्छेद 13(2) कहता है कि राज्यों द्वारा कोई बनाई गई ऐसी विधि उतनी ही लागू होगी जितनी वो मूल अधिकारों का हनन नहीं करती हो। ठीक है। जैसे सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया, आपके विद्यार्थी है, आपके विद्यार्थियों के लिए कोई कानून बनाया गया, भाई आपको पढ़ना है या आपको पढ़ाया निःशुल्क पढ़ाया जाएगा कानून, लेकिन कानून का वह भाग है, अगले वाला भाग कह रहा है कि आपको 24 घंटे लगातार पढ़ाया जाएगा, ना आपको उठने दिया जाएगा ना आपको बैठने दिया जाएगा, लगातार पढ़ाया जाएगा। अब आपके किस भाग में आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है? मूल अधिकारों का हनन हो रहा है दूसरे भाग में, पढ़ाया जा रहा है, तो ये तो आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं है। ठीक, सही बात है। लेकिन 24 घंटे लगातार पढ़ाया जाएगा, ना पानी पीने दिया जाएगा, ना आपको उठने दिया जाएगा, ना कोई सवाल करने दिया जाएगा, तो इस संदर्भ में आपके मूल अधिकारों को क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। तो 13(2) कह रहा है कि राज्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी विधि वहां तक अमान्य होगी जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन करती हो, बाकी वो मान्य होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। 13(3) कहता है विधि के अंतर्गत, जो अभी अपन ने पढ़ा, राज्य द्वारा बनाई गई विधियों, इस विधि के अंतर्गत किस किस को सम्मिलित किया जाएगा? ये विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएगा? ये बहुत ही एक लंबी कहानी है और यूँ कहे कि भारतीय संविधान को एक अलग दृष्टिकोण, एक अलग दर्शन देने का प्रयास किया है, जो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है। तो ये विधि शब्द है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे अपन एक अलग वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं कि विधि के अंतर्गत 13(3) के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया? अध्यादेश, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, कानून बनाने की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश 123 के तहत, और 213 के तहत जब राज्य विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाने की आवश्यकता हो तो राज्यपाल के द्वारा दिया गया आदेश अध्यादेश। तो इसी विधि के अंतर्गत किन किन को शामिल किया गया है? अध्यादेश, सरकार द्वारा जारी किया गया कोई आदेश, राज्य द्वारा बनाई गई कोई उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कोई रूढ़ि या प्रथा जो कानून के समान काम कर रही हो, ये सभी विधि के अंतर्गत आएंगी। और इनके द्वारा कोई ऐसी कानून नहीं बनाया जा सकता जो आपके मूल अधिकारों का हनन करता हो। 13(4) कहता है कि इस अनुच्छेद का नियंत्रण 368 पर नहीं है। 368 पर क्या है? संविधान संशोधन करने की शक्ति। तो अभी अपन ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि 368 के तहत यदि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को संशोधन करने का प्रयास किया जाता है, उनको कम करने का या अन्य कोई प्रयास किया जाता है, तो उस संदर्भ में 13(2) कार्य नहीं करेगा, 13(2) प्रभावी नहीं होगा। ये बात यहाँ पे 13(4) में जो जोड़ा गया है,
24वें संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय जोड़ा गया। ये अपन विस्तार से पढ़ेंगे इसको जब अपने मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के संबंध पढ़ेंगे, उस वक्त इसको अपन गहराई से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लेना है कि यदि 368 के तहत संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों का संशोधन किया जाता है, संविधान 368 की प्रक्रिया के तहत किया जाता है, तो फिर ये 13(2) का जो ये विधियों वाला दृष्टिकोण है वो 368 पर लागू नहीं होगा। आगे आता है अपना समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। पहला अधिकार है अपना मूल अधिकारों की श्रेणी में, पहला अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। इसमें दो बातें निहित हैं। पहली बात है विधि के समक्ष क्षमता। जो ये विधि के समक्ष क्षमता है ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में एक विचारक थे, एक विद्वान थे, एवी डाइसी करके, उन्होंने सिद्धांत दिया था विधि का शासन। उसी प्रक्रिया से ये प्रभावित है विधि के समक्ष क्षमता। इसमें उल्लेख है कि जो भारत में शासन व्यवस्था होगी या कुछ भी कार्यवाहियाँ होंगी वो किस सिद्धांतों पर कार्य करेंगी? वो कार्य करेंगी विधि की सर्वोच्चता पर। यानी कि शासन में या अन्य किसी कार्य में किसी व्यक्ति की प्रमुखता नहीं दिया जाएगा, बल्कि सर्वोच्च किसको माना जाएगा? विधि को। विधि को मतलब अपने संविधान को सर्वोच्च माना जाएगा और उसी के अनुसार सभी कार्यवाहियाँ, सभी कानून अपने कार्य करेंगे। सर्वोच्च किसको माना गया है? विधि को, कानून को सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है, न कि किसी व्यक्ति को। दूसरी विधि के समक्ष क्षमता, और जो विधि है, जो कानून है, उसके समक्ष सभी समान है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। सभी, चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई उच्च वर्ग से हो, निम्न वर्ग से हो, आरक्षित वर्ग से हो, गैर आरक्षित वर्ग से हो, विधि से कोई भी ऊपर नहीं होगा और विधि के द्वारा सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होगा। ये बात किसके तहत क्लियर होती है? ये क्लियर होती है अपनी जो विधि के समक्ष क्षमता है ब्रिटेन वाले भाग से। अनुच्छेद 14 का दूसरा भाग है विधियों के समक्ष समान संरक्षण। ये कहा गया है, ये लिया गया है अमेरिका से। इसका अर्थ है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। यदि वर्गों की परिस्थितियां समान है तो समान व्यवहार किया जाएगा, और यदि परिस्थितियां असमान है तो उनमें राज्य भेदभाव कर सकता है। उदाहरण लेके देखते हैं अपन। मान लो किसी व्यक्ति की आय 5 लाख, ए है, ए की आय है 5 लाख, बी की आय भी है 8 लाख और सी की आय है 8 लाख। उदाहरण ले रहे हैं अपन समझने के लिए, या यूं कह दो कि ए की आय है 2 लाख। ठीक है, अब बात आ रही है कि ए के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है 0%, बी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है 5%, सी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है 5%। अब ये जो टैक्स की प्रक्रिया है वो सही है या नहीं है? वर्ग हो गए यहाँ पे 3, ए, बी और सी। परिस्थितियाँ किन किन की समान है? बी और सी की। तो इनके साथ व्यवहार भी कैसा किया जा रहा है, यानी कि इनके ऊपर टैक्स भी कैसे लगाया जा रहा है? 5-5% समान है। ठीक है, सही है। एक की परिस्थिति इन दोनों से भिन्न है या नहीं है? भाई इनकी आय 8 लाख है लेकिन इसकी आय कितनी है? 2 लाख। तो इनके साथ जब परिस्थितियां असमान हो तो राज्य द्वारा भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन ये भेदभाव किस दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए? सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर होना चाहिए। ये भेदभाव समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि समान वर्गों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन यदि वर्ग असमान है, परिस्थितियां असमान है, तो उनमें भेदभाव किया जा सकता है। यह है विधियों के समक्ष समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 यानी कि समता के अधिकार, समानता के अधिकार में जो विधि के समक्ष समता संरक्षण है, विधियों का समान संरक्षण है, उसके कुछ अपवाद है।
अपवाद में है एक अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है। एक अनुच्छेद 105 संसद के सदस्य, तो संसद में जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही के ऊपर न्यायालय में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती, या संसद के सदस्यों द्वारा संसद में या संसद की किसी समिति में कोई बात कह दी गई, कोई बात बोल दी गई, उसके संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। यही बात 194 में राज्य विधानमंडलों के द्वारा के अंतर्गत लागू है। 31 ग, ये इम्पोर्टेंट है। 31 ग क्या कहता है? 31 ग कहता है कि कुछ विशेष, या यूं कह दो कि 39 क ख और ग को लागू करते समय 31 ग में स्पष्ट प्रावधान है कि 39 ग किस में आएगा? नीति निर्देशक तत्वों में। तो 39 ख और ग को लागू करते समय यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो वहां पर ये अनुच्छेद 14 काम नहीं करेगा, वहां पे 39 ख और ग द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। यानी कि 39 ख और ग को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून यदि मूल अधिकारों का हनन करता है तो 31 ग में ये व्यवस्था है कि उस कानून को ही माना जाएगा, मूल अधिकारों का हनन वहाँ पे नहीं माना जाएगा। यानी कि हाँ, वहाँ पे यदि कोई भेदभाव का कानून भी बनता है तो उसको माना जाएगा। ये अपन फिर से उसी में पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार संबंधी जो विवाद है उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा समानता के अधिकार के अपवाद हैं 14 के तहत। विदेशी जो शासक आते हैं उनको विशेषाधिकार हैं, राजदूत है, यूएनओ की जो एजेंसियां हैं, इन सब को विशेषाधिकार है। ये समानता के अधिकार के अपवाद में आते हैं। आगे है अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। अब ये विभेद का मना, यानी कि इस केवल इन आधारों पर विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस किस के लिए है? 15(1 कहता है कि राज्य इन आधारों पर, केवल इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2 कहता है कि नागरिक भी इन आधारों पर अपनी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, या यूं कह दो कि राज्य द्वारा या राज्य पूर्णतः या कुछ अंश के द्वारा पोषित, यानी कि यदि राज्य सरकार का कुछ पैसा लगा हुआ है और उस पैसे से कुएं बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, स्नान घाट बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, या सार्वजनिक जो भी सामुदायिक केंद्र बने हुए हैं, उनके अंतर्गत भी इन आधारों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के द्वारा भी दूसरे नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी अनुच्छेद का भाग 3 कहता है कि स्त्रियों व बालकों को विशेष छूट या स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। वो मूल अधिकारों के हनन की श्रेणी में नहीं आएंगे, यानी कि कुछ विशेष प्रावधानों द्वारा इनके साथ भेदभाव किया जा सकता है। लेकिन वो भेदभाव, फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, भेदभाव कैसा होना चाहिए? वो सकारात्मक। जैसे स्त्रियां यदि कोई कार्मिक हैं तो स्त्री कार्मिक को कार्य करते समय, गर्भ धारण के समय या गर्भवती समय में, बच्चा पैदा करते उस समय में, उस काल में उनको 6 महीने की, या अभी करेक्ट उसका नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ छुट्टियां मिलती हैं उनको 6 महीने की या 42 सप्ताह की, वो संशोधित करके मैं बताऊंगा, वो छुट्टियां मिलती हैं। तो इस आधार पर पुरुष ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, उनको ये छुट्टियां मिल रही हैं, क्योंकि 15(3 क्या कह रहा है कि स्त्रियों के साथ और बालकों के साथ, बालकों का मतलब उनमें छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के, छोटे जो बालक हैं वो सब आ रहे हैं। तो ये उनके विशेष कल्याण के लिए ये भेदभाव राज्य द्वारा किया जा सकता है। जैसे CCL मिलती है, छुट्टी, चाइल्ड केयर लीव मिलती है महिलाओं को, तो वो उनकी विशेष परिस्थितियों के कारण उनको प्रदान की जाती है। तो इस आधार पर विशेष व्यवहार उनके साथ राज्य द्वारा किया जा सकता है। 15(4 कहता है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग
SC/ST हेतु विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। तो 15(4) है वो प्रथम संविधान संशोधन में के द्वारा जोड़ा गया। देखिए, जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद सरकारें बनी, उन सरकारों का उद्देश्य क्या था, या यूँ कह ले अपन भाई देश आज़ाद हुआ तो उस समय देश के सभी नागरिकों का उद्देश्य ये नहीं था कि अपने को अंग्रेज़ों को भगाना ही है। जो गरीब तबके वाले लोग थे उनका उद्देश्य ये भी था कि अंग्रेज़ तो जाएंगी, जो भारतीय सरकारें आएंगी वो अपने जीवन स्तर को उठाने का कार्य करेंगी, जो समाज में व्याप्त दोष थे उन दोषों को दूर करने का काम करेंगी, विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करेंगी, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक जो पिछड़ापन था उन जातियों का उनको दूर करने का प्रयास करेंगी। और इन्हीं वादों को पूरा करने के लिए सरकारें बनी तो सरकारों को वो कार्य करना भी था। अब सरकारों को उन कार्यों को पूरा करने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि जो पिछड़े वर्ग थे, पिछड़े वर्गों को विशेष भेदभाव देना जरूरी था। लेकिन वो भेदभाव देते ही हो क्या रहा था, समता के अधिकार का क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है। और अपना न्यायालय जो काम करता है वो न्यायालय काम करता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत, यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसी के अनुसार सरकारें राज्य क्या बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। अब जैसे उदाहरण देते हैं कि केरल राज्य में शैक्षणिक सुधारों के लिए कोई कानून आया, उस कानून के तहत जो वहाँ की सीटें थी उन सीटों का क्या कर दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। जातियों के आधार पर जो शैक्षणिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा था उनको सीटें आरक्षित कर दी गई। न्यायालय में केस गया, न्यायालय में केस जाने के बाद चंपाकम दोहराई केस में उन्होंने क्या कर दिया, भाई इसको लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको लागू करने से भेदभाव हो रहा है तो फिर वो किसका उल्लंघन हो रहा है, समता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, समानता के अधिकार को उल्लंघन हो रहा है। तो इस व्यवस्था को दूर करने के लिए सरकार द्वारा, संसद द्वारा प्रथम संविधान संशोधन करके संविधान में ये लिखवा दिया गया कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हैं, SC/ST के लोग हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध राज्य कर सकता है। वो विशेष प्रबंध समानता के अधिकार के उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आएंगे। उसी के तहत 15(4) के तहत ये जोड़ दिया गया और शैक्षणिक संस्थाओं में उनको छूट दे दी गई। 15(5) जो 93वां संविधान संशोधन लागू किया गया, इसके अंतर्गत ये कह दिया गया भाई ये जो 15(4) की व्यवस्थाएं हैं वो निजी संस्थाओं में, प्राइवेट संस्थाओं में भी लागू होंगी। तो ये हो गया अपने अनुच्छेद 15। अब बात आती है अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में समानता। लोक नियोजन का मतलब है सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सरकारी अवसर हैं, उनके विषय में उनको नौकरियां देते समय सभी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। उनमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। 16(3) कहता है कि संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के विषय में किसी राज्य में या संघ राज्य क्षेत्र में निवास की शर्त लागू कर सकता है। यह शक्ति किसको दी गई है, संसद को। संसद को यह शक्ति दे दी गई है कि किसी राज्य में या किसी केंद्र शासित प्रदेश में यदि आपको लगता है कि वहाँ पे आवश्यक है तो निवास के आधार पर आप लोक नियोजन को आरक्षित कर सकते हो। सीधे शब्दों में यूँ कहें कि मान लो कोई पिछड़ा हुआ राज्य है, पिछड़े हुए राज्यों में कोई नौकरियां निकली 100, अब 100 नौकरियां निकली और राज्यों को ये लगता है, संसद को ये लगता है भाई यदि उन वहाँ पे निवास के आधार पर उन सीटों को आरक्षित नहीं किया गया, यानी कि उसी राज्य के निवासियों के लिए उन सीटों को आरक्षित नहीं किया गया, तो जो विकसित राज्यों के जो नागरिक हैं वहाँ पे आके नौकरी करने लग जाएंगे, या यूँ कहें कि उन सभी नौकरी 100 नौकरियों को ही वो हड़प लेंगे। तो संसद को ऐसा लगता है तो संसद नियम बना सकती है, कानून बना सकती है, और उस राज्य में यदि लगता है संसद को तो वहाँ पे नौकरियों के विषय में, सरकारी नियोजन के विषय में, लोक नियोजन के विषय में आरक्षण की व्यवस्था निवास की शर्त के आधार पर भी कर सकती है। 16(4) क्या कहता है, 16(4) कहता है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के पक्ष में
यदि राज्य को लगता है कि या तो उनको प्रतिनिधित्व नहीं है राज्य की सेवाओं में, तो उनकी नियुक्ति या पदों का आरक्षण कर सकता है। ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए, कौन से वर्ग के लिए? पिछड़े वर्ग के लिए राज्य को लगता है कि कोई नागरिक हैं, पिछड़े हुए नागरिक हैं और उनको जो राज्य के अधीन सेवाएं हैं उनमें उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो राज्य वहाँ की नियुक्ति और पदों में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अब बात आती है पिछड़े वर्ग। तो पिछड़ा वर्ग के संबंधित अपन जान के थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 340 में है। उसमें कहा गया है कि कोई सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए उनको कितना अनुदान मिलना चाहिए, क्या क्या उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, इस संबंध में राष्ट्रपति एक पिछड़े आयोग की स्थापना करेगा। तो इसी संदर्भ में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई 1953 में और उसके अध्यक्ष थे काका कालेकर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। लेकिन उन रिपोर्टों, उन सिफारिशों के आधार पर कोई कार्य नहीं किया गया नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इसको मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इस द्वितीय पिछड़ा वर्ग ने अपनी रिपोर्ट वैसे तो 1980 को दी, लेकिन राष्ट्रपति को यह समर्पित हुई थी 1983 को। इसमें उन्होंने क्या क्या प्रावधान किया? उन्होंने जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो जातियों की पहचान की 1931 की जनगणना के आधार पर, उसमें उन्होंने पिछड़ी जातियों के रूप में 3743 जातियों को सम्मिलित किया और ये उन्होंने कहा कि इन जातियों की दशा स्थिति सुधारने के लिए लोक नियोजन के विषय में इनको कितना परसेंट सरकारी नौकरियों में 27% की आरक्षण का सिफारिशें लागू करने के लिए कह दिया। अब इन्हीं सिफारिशों के तहत चूँकि मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार गिर गई, इंदिरा गांधी जी की सरकार आई। इंदिरा गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई कार्य नहीं दिया या कोई कार्य ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद राजीव गांधी जी की सरकार बनी। राजीव गांधी जी की सरकार ने भी मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने घोषणा कर दी कि अब हम मंडल आयोग की रिपोर्टों को क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो लागू करेंगे तो वही है कि वहाँ पे उस वक्त दंगे चालू हो गए, चारों तरफ हड़तालें चालू हो गई, लोग अपने आप को जलाने लग गए। विद्यार्थियों द्वारा, प्रोफेसरों द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में आंदोलन किया गया। जो आंदोलन दोनों तरफ से, एक तरफ समर्थकों द्वारा जो मंडल आयोग की रिपोर्टों को लागू करवाना चाहते थे, दूसरे इन जो रिपोर्टों को सरकार ने घोषणा करके लागू कर दी थी 15 अगस्त के दिन से, तो उनको वो विरोध में आंदोलन होने लग गए। आंदोलन होने का परिणाम ये हुआ कि परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि वीपी सिंह की सरकार गिर गई। मामला कहाँ चला गया? सुप्रीम कोर्ट में। इसी वक्त में सरकारें बदल गई। 1991 में कांग्रेस की सरकार, नरसिंह राव की सरकार बनी। नरसिंह राव की सरकार ने इस वीपी मंडल की जो रिपोर्टें थी उनको लागू किया। इसमें जो प्रावधान थे वीपी सिंह ने जो लागू किए थे 27% तो पिछड़े वर्ग के लोगों को, इसके साथ साथ ही 10% स्वर्ण जातियों को भी आरक्षण दे रखा था, यानी कि जो नॉन रिजर्वेशन वाली थी उनको भी आरक्षण दे दिया। यह मामला कोर्ट में गया। इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ मामले के रूप में जाना जाता है। न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने क्या रिपोर्ट फैसला दिया कि जो 10% को आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा है वो अवैध है, क्योंकि भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण देने की मांग की जाती है, बात की जाती है, ना कि आर्थिक आधार पर। जो आर्थिक आधार वाला है उसको क्या कर दिया? अवैध घोषित कर दिया। साथ ही जो 27% पिछड़े वर्गों में लागू होगा उसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा, मलाईदार परत का सिद्धांत लागू होगा और इसकी सीमा लगातार समय समय के अनुसार बढ़ती रहती है। वर्तमान में लगभग 8 लाख रुपए यदि व्यक्ति की आय है तो वो नॉन क्रीमी लेयर ही माना जाएगा। 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएगा। तीसरी बात सर्वोच्च न्यायालय ने कही कि प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं होगा। चौथी बात उन्होंने कही कि आरक्षितों को 50% से अधिक या आरक्षण की जो सीमा है, टोटल कुल आरक्षण की सीमा है वो 49.5% हो गया था इस वक्त तक, जब 27% ओबीसी को दिया गया तो 49.5% हो गया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि
विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक आरक्षण की सीमा, टोटल आरक्षण नहीं होना चाहिए। और कैरी फॉरवर्ड वैध है, यानी कि जो पद खाली रह जाते हैं बैकलॉग वाले, उनको आगे ले जाने का प्रावधान वैध है, उचित है। पहले इसको अवैध माना गया था, लेकिन अब इसमें कह दिया भाई ये मामला वैध है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड पदों को भी साथ ले जाने के साथ साथ वो आरक्षण की जो 50% सीमा का प्रावधान है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक और बात कही इन्होंने, उच्चतम न्यायालय में इंदिरा साहनी मामले में एक और बात आई, उसमें कहा गया कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के जो जातियां गठनाना है, जोड़ना है, इस हेतु एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। इन्हीं परिस्थितियों के तहत सरकार द्वारा क्या क्या कार्य किए गए, एक रामनंदन समिति का गठन किया गया जो इसके आधार पर इन चीज़ों का क्रीमी-लेयर वर्गों की पहचान करेगी, अन्य पिछड़ी जातियों की पहचान करेगी। 1993 में पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, जिसको अभी लेटेस्ट 102वें संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। जो प्रोन्नति में आरक्षण की बात की गई थी, जो प्रोन्नति में आरक्षण की बात मना किया था सरकार ने, या सॉरी उच्चतम न्यायालय ने, भाई प्रोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा, उस निर्णय को बदलने के लिए सरकार ने संविधान संशोधन किया, 77वां संविधान संशोधन किया और 16(4) क जोड़ा गया। उसमें कहा गया कि राज्य को SC व ST जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उनको प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। सरकार ने दलील दी, भाई जो प्रोन्नति में आरक्षण रोका गया था वो पिछड़ा वर्ग का रोका गया था, SC ST का थोड़ी रोका गया है। तो 16(4) के तहत 77वां संविधान संशोधन करके ये 16(4) का प्रावधान जोड़ दिया गया, जिसमें कह दिया गया है कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए प्रोन्नति में आरक्षण होगा। कैरी फॉरवर्ड वाले या यूँ कह दे कि टोटल 50% वाले नियम को बदलने के लिए 16(4) के तहत 81वें संविधान संशोधन द्वारा 4(ख) जोड़ा गया। इसमें कह दिया गया कि बैकलॉग के पदों को मिलाकर आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर हो सकती है। ये 16(4) व 16(4) व ख 77वें 81वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए का मतलब ये इसीलिए वो उस वक्त न्यायपालिका और सरकार में जो विवाद की स्थितियां थी, या यूं कह दे कि सर्वोच्चता की स्थिति थी, तो न्यायपालिका के निर्णयों को बदलने के लिए ये संविधान संशोधन किए गए। 16(5) में यह है कि धर्म के आधार पर पद आरक्षित किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थितियों में, या विशेष धार्मिक या कोई ऐसी संस्था है जो धर्म के आधार पर चलती है, तो उनमें धार्मिक आधार पर व्यवस्था की जा सकती है, उसमें पद धार्मिक आधार पर आरक्षित किए जा सकते हैं। ये था आपका अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। जब भारत आज़ाद हुआ था उस पहले की परिस्थितियाँ ये थी, देखो अस्पृश्यता की परिभाषा ना तो संविधान में लिखी गई है, इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, कुछ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिए गए, उनमें कहा गया है कि ऐतिहासिक प्रवृत्ति थी या इसका प्रयोग ऐतिहासिक हो रहा था। उसमें क्या है, कुछ लोगों को उनके जन्म एवं जातियों के आधार पर, सामाजिक आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था, या उनका आदि बहुत से कार्यों में उनका बहिष्कार किया जाता था। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति के रहते हुए समानता का सिद्धांत अधिकार मिल सकता है क्या लोगों को? तो इसी अस्पृश्यता या छुआछूत की पद्धति को समाप्त करने के लिए कहा गया कि अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इस प्रकार का आचरण बिल्कुल निषिद्ध किया जाता है, अवैध घोषित किया जाता है। यदि कोई इस प्रकार का आचरण करता है तो वो अपराधी होगा और अपराधी को विधि के अनुसार दंड मिलेगा, और ये विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 35 के तहत किसके पास है? संसद के पास है। यानी कि अस्पृश्यता का यदि कोई दोषी है, अस्पृश्यता का के अनुसार यदि कोई आचरण करता है, छुआछूत का आचरण करता है, विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो
या जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर टीका टिप्पणी करता है तो उन टीका टिप्पणियों करने वाले व्यक्ति को अपराधी माना जाएगा और उस अपराधी को दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, इसकी विधि बनाने का काम किसको दिया गया, संसद को। संसद ने इसी के तहत विधि बनाई गई, कानून बनाया पहली बार अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। 1976 में इसमें संशोधन किया गया जिसका नाम दिया गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976। इनके तहत अभी भी तत्कालीन परिस्थितियों, अभी भी वर्तमान परिस्थितियों में भी इस कानून को अधिक कठोर बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अस्पृश्यता जैसी बीमारी अपने देश से दूर हो सके। समानता के अधिकार में अगला प्रावधान है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। उपाधि जो पहले जैसे आज़ादी से पहले लोगों को मिलती थी, महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राजा साहब, दीवान, ठाकुर साहब, इस प्रकार की उपाधियों का अंत करने का प्रावधान करता है। क्योंकि इस प्रकार की उपाधियां यदि लोगों को मिलती है तो उन लोगों और सामान्य जनता में एक भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, या वो अपने आप को समाज में श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश हो, या और दूसरे लोगों के मन में हीन भावना आती है जिससे असमानता का माहौल पैदा होता है। तो अनुच्छेद 18 कहता है कि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसे पहले अंग्रेजों द्वारा कर दी गई, मनसबदार बना दिया गया 10,000 का, 5,000 का, मुगलों द्वारा, या किसी को राजा की उपाधि दे दी, राय बहादुर बना दिया, दीवान बना दिया, ऐसी उपाधियां नहीं दी जाएगी। हाँ, विद्या के संबंध में यानी कि जैसे कोई पढ़ रहा है, PhD कर रहा है तो उसको डॉक्टर की उपाधि दी जा सकती है। सेना में कर्नल, मेजर, इनकी उपाधि दी जा सकती है। विद्या और सेना के उपाधियों के अलावा अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का क्या किया जाता है, अंत किया जाता है, प्रदान नहीं किया जाएगा। दूसरी बात है कि भारत का नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। तीसरी बात है कि कोई विदेशी व्यक्ति यदि राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर है तो वो किसी विदेशी राज्य से यदि उपाधि लेगा, कोई सम्मान लेगा, तो उससे पहले उसको किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब उपाधियों और सम्मानों में जैसे अपनी बात होती है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि इनको उपाधियों के तहत न ठहराया जाए, ये वैध हैं। हालांकि इनका प्रयोग व्यक्ति अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकते। जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसे वो अपने नाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इन पुरस्कारों की स्थापना शुरुआत हुई थी 1954 में। मोरारजी देसाई साहब की सरकार आई थी 1977 में, तब इनको बंद कर दिया गया था, लेकिन वापस इंदिरा गांधी जी की सरकार आने पर 1980 से इनको वापस चालू कर दिया गया। यह है उपाधियों के अंत की बात। यह था अपना समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत पढ़ ली। तो इस प्रकार अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट किया 12 से लेकर 18 अनुच्छेद तक, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 18। आगे के वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। बहुत बहुत धन्यवाद।